मेरी सास एक पीरनी थी और रोज़ उसके पास हज़ारों लड़कियां आतीं और उन सब की 3 घंटे के अंदर अंदर शादी हो जाती। लेकिन मैं देखती थी कि रोज़ एक लड़की मुंह छुपा कर आती है और एक कोने में बैठ जाती और आखिर तक बैठी रहती और किसी से बात भी ना करती और जाते समय सास का हाथ चूमती और बाहर निकल जाती। रोज़ यही होता था। मैं हैरान थी कि सास का दम उस पर क्यों नहीं चलता था। और फिर एक दिन मैंने सास को काम से अंदर भेज दिया और उसका हुलिया बनाकर खुद उसकी जगह पर बैठ गई। फिर सब लड़कियां जाने लगीं, लेकिन वो लड़की रोज़ की तरह रुकी रही। और जब उसने रोज़ की तरह मेरा हाथ चूमा तो मुझ पर कयामत टूट गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम ज़ेबा नाज है, मेरा ताल्लुक़ नारोवाल से है। अल्लाह जी ने ये रिश्ते भी बहुत खूबसूरत बनाए हैं ना। इनके बैगर ना गुजारा है और ना ही इनको छोड़कर इंसान जी सकता है। ज़िंदगी बड़े बड़े इम्तिहान लेती है और कभी हम गलत फहमियों में होकर अपने रिश्तों से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। कभी एक बार भी हम अपने खून के रिश्ते से ये पूछने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करते कि ऐसा जो किसी ने कहा क्या वो सच है। हम बस अपनी झूठी आन और लोग क्या कहेंगे सारी उम्र इसी की गिर्द घूमते रहते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी मेरी भी है। पर दादी ने कहा कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे की निशानी को हरगिज़ अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगी। अगर आप अपनी बेटी को ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाएं, पर मेरी पोती मेरे साथ मेरे पास रहेगी। और मेरी मम्मा की तो मुझ में जान थी। ना ही अपने शौहर का घर छोड़ना चाहती थी और ना ही दूसरी शादी करना चाहती थी। दादी ने बहुत कहा कि बहू दूसरी शादी तुम्हारा हक है, पर मम्मा ने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मेरे पास मेरे शौहर की यादें मौजूद हैं और मेरे लिए मेरी बेटी काफ़ी है। लेकिन हमारा वहाँ रहना चाची और फूफो दोनों को पसंद नहीं था। दादी पहले से भी ज़्यादा हमारा ख्याल रखती। अम्मी दादी की लाडली बहू थी। हर काम मेरी मम्मा से पूछकर किया जाता। मुझे पौधे लगाने का बहुत शौक था और ये शौक मुझे दादी से मिला था। वो भी बहुत पौधे और सब्जियां लगाती थीं और पूरे घर में उनके हाथ के पौधे लगे थे। मैंने सहन के क्यारी में पौधे लगाए जो अब थोड़े बड़े होने लगे थे। उन्हें देखकर मैंने मारे खुशी के इतनी ज़ोर से चिंख मारी कि अंदर से चाची और फूफुओं की बेटी नगमा और खुशबू दोनों बाहर आ गई। क्या हुआ है? नगमा कुछ ज़्यादा ही बौखला गई थी। उसने कहा, ये तो कमाल ही हो गया, वरना तुम जो पौधे लगाती थीं उनमें तो सिर्फ घास फूस ही उगती देखी है। नगमा ये कहकर अंदर चली गई। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। बड़ी मेहनत से मैंने इतने दिन लगाकर क्यारियां बनाई थीं। क्यारी का हिंदी अर्थ होता है खेतों, बगीचों आदि में थोड़ी थोड़ी दूर पर मेड़ों से बनाए हुए वे विभाग जिनमें बीज बोए या पौधे लगाए जाते हैं। जब से क्यारियों में बीज डाले थे तब से मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत शिद्दत से पौधों के निकलने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने हर साल पौधे लगाने का मंसूबा बनाया था। इस तरह के मंसूबे मैं पहले भी बनाती रहती थी। मुझे अब भी याद है जब मैंने अपने पसंदीदा फूलों के पौधे लगाए थे, मगर वहाँ कली और गुलाब की जगह घास उग आई थी। इस दफ़ा मैंने दोबारा से पूरे जौक व शौक से दुआएं मांग मांग कर सब्जियों के बीज डाले और बहुत इंतज़ार के बाद आज क्यारी में हरियाली आने लगी थी, जिसे देखते ही मैं खुशी से उछल रही थी। चाचू का बेटा अमन भी शोर सुनकर बाहर निकल आया। सब्जियों की क्यारी देखकर कहा, अम्मा कम थी जो ज़ेबा नाज भी मैदान में आ गई है। कहाँ पैदा हो गया हूँ जहाँ सब्जियाँ खिला खिलाकर मेरी सेहत खराब कर दी हैं। जुमे को आलू गोश्त, हफ्ते को करेले, इतवार को बैंगन, सोमवार को भिंडी और तो और एक आखिरी दिन को सतरंगी सब्जियाँ पकाई जाती हैं। अब तो सपने में भी कद्दू, बैंगन, टिंडे नज़र आने लगे हैं। वो कराहने वाले अंदाज में बोला। तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने कहा, तुम जो आए दिन आलू के फ्रेंच फ्राइज़ तो कभी रोल बनवा कर खाते हो, वो भी तुम्हारी अम्मा ने बहुत मेहनत से लगाए हैं। कभी खरीदने जाओ तो अकल ठिकाने आ जाएगी। महंगाई का पता है, प्याज का भाव कहाँ तक पहुँच गया है। 280 रुपये किलो घर की ताज़ा सब्जियां बाजार की बासी सब्जियों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अमन मेरी बातों से जान छुड़ाने के लिए वहाँ से खिसक गया। चाची अपने बेटे की बुज़दली देखकर पाँव पटक के रह गई। वो मुझसे शुरू से ही खिंची खिंची सी रहती थी। कुछ करूं या ना करूं, उनकी नज़र में मैं नालायक और फूहड़ थी। मैं अम्मा से कहती कि चाची क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है, जब से दादी इस दुनिया से गई थी। मेरी चाची का बर्ताव कुछ ज़्यादा ही खराब था। पूरे ख़ानदान में अपने पास से बातें बनाकर बताती कि जेबा ऐसी है वैसी है। अम्मा से कुछ कहती तो वो मुझे समझाती कि तुम्हारी चाची की तो आदत है,
तुम दिल पर मत लिया करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे कॉलेज जाने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए घर पे ही प्राइवेट तैयारी करती। अम्मा ने कहा कि मुझे ट्यूटर रख के देंगी ताकि मैं कुछ तो ध्यान दूँ पढ़ाई पर, और ट्यूटर भी मेरे एग्ज़ाम से 2 माह पहले बुलाया गया। उनका नाम अख्तर रजा था। देखने में तो अच्छे खासे थे, शरीफ से जब भी आते तो नज़रें झुकाए पढ़ाते। मुझे पढ़ाई में ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, 12वीं जैसे तैसे कर लिया, मगर अब बीए में कामयाब होना मुझे मुहाल लगने लगा था। और आए दिन सर अख्तर को तंग करती ताकि वो खुद ही पढ़ाने से इनकार कर दें, मगर सर भी अपने नाम का एक था। शायद उसने सोच लिया था कि मुझ जैसी नालायक का दिमाग ठीक करके रहेंगे। अम्मी को भी मेरी नालायकी पर गुस्सा आता था। अम्मी खुद अपने ज़माने में बीए पास कर चुकी थी, मगर अम्मी कहती, तुम पता नहीं किस पे चली गई हो जो मेरी नाक कटवाने पे तुली हुई हो। जिस तरह अम्मी मुझ पर अपनी दौलत ज़ाया कर रही थी, उससे अम्मी अक्सर फ़िक्रमंद रहने लगी थी। मुझे अब अम्मी की परेशानी नज़र आती थी। एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं चाहती हूँ जेबा अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊँ, कुछ बन जाओ। मैं जो अब तक यहाँ सब्र से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए, मगर मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। अम्मी की आंखों में आंसू थे, मुझसे देखा ना गया, और अम्मी के गले लगकर मैं भी रो दी। चाचू और चाची तो पहले ही हमें बर्दाश्त नहीं करते थे। एक दिन जब चाची अम्मा को मेहमानों के सामने बातें सुना रही थीं और अम्मा चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थीं, उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब मुझे कुछ करना है, और अब मैं अपनी तालीम को सीरियस ले रही थी। मेरा पढ़ना चाची से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने साजिशें करनी शुरू कर दी। कभी मेरी किताबें छुपा देती, कभी सर अख्तर के आने पर उनको कहती कि जेबा तो कहीं गई हुई है। वो चुपचाप वापस चले जाते। चाची का बेटा लंदन से वापस आया था। मैं अमन को एक अच्छा इंसान समझती थी। एक दिन वो मुझे अपने साथ बाहर ले गया कि चलो, तुम्हें अपना बिजनेस सेट करने पर एक अच्छी सी ट्रीट दूं, और मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ ला नहीं सका, इसलिए चलो मेरे साथ। मेरे लाख मना करने पर भी वो न माना तो मुझे साथ जाना पड़ा। उस दिन उसकी असलियत सामने आई जब वो रात को मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा, अमन भाई, आप मेरे लिए मेरे भाई के जैसे हैं, ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने? वो अपनी हद से बढ़ने लगा था। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो जानवर बन चुका था। मैं चिल्लाने लगी, मेरी माँ रात के उस वक्त पता नहीं कैसे आ गई। शायद अल्लाह ने अपना करम किया था, मेरी इज्जत रख ली थी। अम्मा उसको थप्पड़ मार रही थी जब उसने अम्मा को धक्का दिया और मेरी माँ दरवाजे से टकराकर उनका बहुत खून बह रहा था। फ़ौरन अस्पताल लेकर गए, लेकिन मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरे ऊपर कयामत पर कयामत टूट रही थी। जैसे ही अम्मा का जनाजा उठा, मेरी चाची ने मुझे बाजू से पकड़ा और कहा, बरखुरदार, निकल जाओ हमारे घर से। मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मैं उसके बेटे को बहका रही थी, और तभी मैंने अपनी माँ को धक्का दिया था। चाची मुझे धक्के देने लगी। सभी लोग देख रहे थे। एक पल में मेरी इज्जत खाक में मिल चुकी थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे निकालकर गेट बंद कर दिया गया और मैं वहीं दरवाजे पर बैठी चीखती चिल्लाती रही। तब मुझे अख्तर ने, जो कि मुझे ट्यूशन देने आता था, वहाँ बैठा देखा तो सारी बात सुनी और मेरे घर वालों से बात की। पर मेरी चाची ने कहा कि इतने सगे बनते हो तो जाकर खुद ही निकाह कर लो, और अख्तर मुझे घर ले आया था। उसकी माँ बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारा निकाह करवा दिया। मैं ये निकाह नहीं करना चाहती थी, पर अख्तर ने कहा कि मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता था। इस बारे में तुम्हारी अम्मी से बात भी की थी, लेकिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई, और जब तुम्हारे घर आया तो तुम्हारी अम्मी भी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना था, बड़े कहते थे कि अपना मार कर छाँव में फेंकता है, लेकिन अब वो दौर आ गया है कि अपने आप पर से छाँव खींच लेते हैं और आपको चिलचिलाती धूप में छोड़ देते हैं। आजकल के अपने अपने नहीं होते। मेरे अपनों ने जो मेरे साथ किया था, मैंने अपना मामला ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया था। मेरी सास पीड़नी थी। वो आम पीड़नियों जैसी नहीं थी जो पैसे लेती या तावीज़ धागा करती। मेरी सास बस दुआ करती थी और रोज़ उनके पास बहुत सी लड़कियां आती थीं। लेकिन मैं हैरान थी कैसे 3 घंटों के अंदर लड़कियों की शादी हो जाती है। लेकिन वहाँ एक लड़की नकाब में मुंह छुपाए हुए आती और एक तरफ बैठ जाती। वो लड़की रोज़ आती, मुझे हैरत होती कि वो मेरी सास के हाथ का बोसा लेती और कुछ कहे बिना चली जाती। मुझे बहुत हैरानी होती। मैं जानना चाहती थी
कि उसके पीछे कौन है। एक दिन मैंने सास को किसी काम से बाहर भेजा और खुद चादर ओढ़कर सास की जगह बैठ गई। जब वो लड़की आई और जब मेरे हाथ को बोसा देने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर चेहरे से नकाब हटाया तो मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि नकाब में मुंह छुपाए जो मेरे सामने थी वो तो मेरी ननद थी जो 3 साल पहले मर चुकी थी। उसका इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था कि कोई पहचान नहीं सकता था। वो उस एक्सीडेंट में आग लगने से जल गई थी। मेरी ननद ने मेरे आगे हाथ जोड़े कहने लगी, भाभी, आपको आपके होने वाले बच्चे का वास्ता है, किसी को मेरा मत बताना वरना सबकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। फिर मेरी ननद ने अपने बारे में बताया कि वो लाश किसी और की थी, क्योंकि आप हमारे खानदान के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी ननद ने कहा, भाभी जान, हमारे खानदान में रिवाज है कि लड़की की शादी खानदान से बाहर नहीं की जाती, बल्कि खानदान में ही उससे छोटे लड़के से बूढ़े शख्स से कर दी जाती है, पर बाहर अपनी बेटी नहीं देते। और अगर कोई लड़की भाग जाए तो ये लोग उसको मार देते हैं मगर काबुल नहीं करते हैं। और आज भी मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी थी। जब हम कराची पहुंचने वाले थे रास्ते में अम्मी की बात याद आई। अम्मी ने यह क्यों कहा कि रफ़ीक तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, कभी धोखा नहीं देगा, हमेशा उसकी कदर करना। अम्मी को रफ़ीक पर इतना एतमाद कैसे था? रफ़ीक ने मुझे परेशान देखकर कहा, रुखसार, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। रफ़ीक बहुत अच्छा था। रास्ते में अचानक हमारा एक्सीडेंट हो गया। हर तरफ आग थी। फिर पता नहीं क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो हम अस्पताल में थे। रफ़ीक को भी बहुत चोटें आई थी। मुलाजिमा और उसके अब्बा कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। 1 हफ्ता हम अस्पताल में रहे, फिर रफ़ीक के बाबा हमें अपने घर ले आए। रफ़ीक के बाबा बहुत सुलझे हुए और मिलनसार शख्स थे, जैसे वो अपनेपन से, प्यार से बात करते थे। कभी अपने बाबा को ऐसे नहीं देखा था। अम्मी से भी खींचे खींचे से रहते थे, हर वक्त गुस्सा करते, और कभी उन्हें अम्मी के साथ हंसते नहीं देखा था, और ना ही कभी अम्मी से नरमी से बात करते हुए देखा था। हर वक्त रोबजारते देखा था। अख्तर भाई भी बाबा से उनके काम से खौफ खाते थे। भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने अम्मी से कहा, भाई मुझे माफ़ कर देंगे? तो अम्मी ने कहा कि मैं उसे समझा लूँगी, तुम अपना और रफ़ीक का ख्याल रखना। मैं अभी अम्मी की बातों को सोच रही थी कि तभी रफ़ीक के बाबा अंकल सुलेमान आ गए। मुझे खामोश देखकर बोले, बेटा परेशान नहीं होना, जितना मुझे रफ़ीक प्यारा है उससे ज़्यादा तुम मुझे अजीज़ हो। अंकल से मुझे बहुत अपनापन महसूस होती। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी अनजान घर में आई हूँ। अंकल ने अगले ही दिन मेरा और रफ़ीक का निकाह करवा दिया था और हमें मुल्क से बाहर भेज दिया, ताकि जैसे ही पीछे मामला ठंडा होगा हमें वापस बुलवा लेंगे। मुझे अम्मी और भाई की कमी बहुत महसूस हो रही थी। इसी तरह दिन गुजरते गए और हमारी शादी को 1 साल हो गया। रफ़ीक बहुत अच्छा हमसफ़र साबित हुआ। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। बस कमी थी तो अम्मी और भाई से मिलने की। हम वतन वापस आ गए थे, सब कुछ ठीक था। मैं अंकल और रफ़ीक के लिए चाय बनाकर ले जा रही थी जब एक नाम पर मेरे कदम वहीं रुक गए। ज़ुबिना खातून। अंकल कह रहे थे रफ़ीक से कि रुखसार बिल्कुल ज़ुबीना जैसी है। जब रफ़ीक ने अचानक मुझे दरवाजे में खड़े देखा तो मेरे हाथ से चाय की ट्रे लेकर मेज़ पर रखी और मुझे बैठने का कहा। मैं अभी अभी अम्मी का नाम सुनकर इसी सोच में थी जब रफ़ीक ने कहा, बाबा अब वक्त आ गया है कि रुखसार सारी हकीकत जान ले। मैं हैरत के साथ रफ़ीक और अंकल को देख रही थी। अंकल बताने लगे कि मैं और ज़ुबिन एक शादी पर मिले थे। पहली नज़र में मुझे ज़ुबिन अच्छी लगी, और जब मैंने ज़ुबिना से पसंद का इजहार किया तो वो भी खुशी से हाँ में सर हिला गई। हम बहुत खुश थे कि हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि आज के इस दौर में भी लोग ज़ात बरादरी के चक्कर में खून के रिश्ते को आग में धकेल देते हैं। हमारी मोहब्बत बरादरी की भेंट चढ़ गई। ज़ुबिना यानी रुखसार की अम्मी से जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि हम नहीं तो हमारे बच्चे ज़िंदगी की किसी मोड़ पर ज़रूर मिलेंगे। और फिर कई सालों के बाद मुझे तुम्हारी माँ का फ़ोन आया और मदद मांगी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मेरी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने रफ़ीक को नौकर बनाकर भेज दिया और खुदा की करनी के तुमसे मुलाकात हुई। लेकिन तब मुझे लगा था कि शायद रास्ते पर कोई और लड़की इसे मिल गई है, क्योंकि घर की औरतें कम ही रास्ते पर आती हैं। लेकिन जब इसने मुझे तुम्हारा नाम बताया तो मैंने सोच लिया था जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगा। और पता है तुम्हारी अम्मी भी जानती हैं कि रफ़ीक मेरा बेटा है। और तब मुझे याद आया कि अम्मी ने ये क्यों कहा था कि रफ़ीक कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। मेरी माँ ने हमेशा की तरह कितनी खामोशी से
मेरे रास्ते के सारे कांटे खुद चुन लिए थे। मेरी माँ एक अजीम माँ है। मैं रो रही थी। अंकल और रफ़ीक मुझे चुप करवा रहे थे। अम्मी से मिलने की तड़प और बढ़ गई थी। फिर रफ़ीक ने कहा कि एक रास्ता है, तुम अपनी माँ से पर्दे में जाकर मिल सकती हो। बस ख्याल रखना, पूरे तरह से पर्दे में जाना और कभी किसी से कोई बात मत करना। मेरी नंद बताकर खामोश हो चुकी थी और मैं उसको गले से लगाकर उससे कहने लगी, दुनिया की परवाह मत करो, अब तो तुम्हारे बाबा भी नहीं रहे। और ख़ानदान वालों का क्या है, ताल्लुक़ ख़त्म कर लेंगे। तो फिर ये ख़ानदान वाले लोग कौन होते हैं, तुम्हें तुम्हारी माँ और भाई से अलग करने वाले? पर मेरी नंद ने कहा, भाभी, भैया भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो कभी मुझे काबुल नहीं करेंगे। अगर कर लिया तो सब लोग उन्हें बातें कर करके मार देंगे। मैंने अपनी नंद को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरा यकीन करो, तुम्हारा भाई अपने बाप से बिल्कुल अलग है। वो इन सब बातों को नहीं मानता। मेरी नंद फिर आऊँगी कहकर चली गई और मेरा रुख अपनी सास के कमरे की तरफ था। वो जयनामा जी पर बैठी तस्बीह जिन रही थी। जब मुझे देखा तो बोली, क्या कहा मेरी खास मुरीदनी ने? और ऐसा उन्होंने इसलिए बोला कि कहीं कोई सुन ना ले। मैं सब कुछ उनको बताने लगी। मैंने उनसे कहा कि आपको कैसे पता चला कि वो कौन है? तो मेरी सास ने कहा कि मैं माँ हूँ और माँ अपनी औलाद का कैसे नहीं पहचानेगी, लेकिन हम कभी वो कुछ नहीं कर सकते जो तुम समझती हो। ये सब आसान नहीं है। मेरा शौहर घर आया तो मैं जानबूझकर बातों ही बातों में पूछने लगी कि अगर हमारी बेटी हुई और वो किसी से मोहब्बत करे जो हमारे ख़ानदान का ना हो, तो क्या आप उसे मार देंगे? मेरे शौहर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ या मैं अनजान हूँ? मैं हैरत के साथ उसको देखने लगी। मेरे शौहर ने कहा, तुम सास, बहू और बेटी मिलकर जो खेल मेरे साथ खेल चुकी हो, मैं पहले दिन से सब कुछ जानता हूँ। रुखसार मेरी बहन है। मेरी बहन में मेरी जान बसती है। अपनी माँ को बचपन से सिसकते देखा है और मेरी फुफो, वो घर बैठी बैठी बूढ़ी होकर मर गई। इस खानदान की रिवायत कभी नहीं बदल सकती, लेकिन मैं रुखसार को काबुल नहीं कर सकता। रिवायात को तोड़ देना आसान नहीं होता, पर हाँ, हम मिलते रहेंगे, लेकिन वो कभी इस घर में नहीं आ सकती। अम्मी का जब दिल करे, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, और ना ही तुम मुझसे ज़िद करना। मेरी सास ने सही कहा था, सब इतना आसान नहीं है। और मैं अपनी सास से कहती कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे बेटी पैदा ना हो। मुझे उसके नसीब से डर लगने लगा है। जब मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मेरी नंद अपने शौहर के साथ अस्पताल आई थी और मेरी सास, मेरा शौहर रुखसार को गले लगाकर रो पड़े थे। मेरा शौहर कह रहा था कि एक वक्त आएगा, सब बदल जाएगा। पर मेरी नंद ने कहा, भैया, आप लोग मुझसे मिल लेते हैं, यही बहुत है। और मेरी नंद ने ही मेरे बेटे का नाम रखा था। सब अपनी अपनी बातों में मगन थे और मैं सोच रही थी कि वक्त को इंसान खुद बदल सकता है, लेकिन वक्त बदलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर कुछ बदलने की ज़रूरत है तो वो हमारी सोच है, जो कभी अपनी ख़ानदानी रिवायात से आज़ाद नहीं हो सकी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।